हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। तो गाइस, आज हमारे साथ है हमारा कोचिंग का कुछ प्रीसियस स्टूडेंट जिन्होंने आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन गेट 3 वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 पर, उसमें उन्होंने हासिल किया था, उस रिक्रूटमेंट को, एग्जामिनेशन को क्रैक किया था। डिफरेंट बोर्ड से अपेयर किया था। जब मेरे पास पहला है प्रकाश रांची बोर्ड से अपेयर किया था। उसके बाद है सौमित्र एंड शुभाशीष जो है वो आरआरबी कोलकाता बोर्ड से अपियर किया था। तीनों ने अभी नौकरी कर रहा है। तो उसके तरफ से आज उसका जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, सैलरी स्ट्रक्चर, ट्रांसफ़र पॉलिसी, उन्होंने एग्जामिनेशन को कैसे देखते हैं, सभी के बारे में उसका एक्सपीरियंस आज शेयर होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करके एंड तक देखो, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है जिन्होंने अभी 2024 के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो पहला प्रकाश के पास मैं जाऊँगा। प्रकाश, तुम्हारा प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर है? मेरा पहला ज्वाइनिंग था बोकारो में। अभी लिलुआ वर्कशॉप के अंडर में हम लोग हैं। उसके बाद सौमित्र। मैं सौमित्र विश्वास। मेरा पहला पोस्टिंग था जमालपुर वर्कशॉप स्टैंड रेलवे में। हम अभी 1 साल हुआ मैं कष्टपुरा वर्कशॉप में ज्वाइनिंग किया। अभी कष्टपुरा वर्कशॉप में मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद शुभाशीष। मैं शुभाशीष घोषाल। मेरा पहला पोस्टिंग कष्टपुरा वर्कशॉप में ही हुआ था और अभी मैं कष्टपुरा वर्कशॉप में ही काम कर रहा हूँ। तो शुभाशीष के पास मेरा पहला क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन रहते हैं कि ये जो जॉब प्रोफाइल टेक्नीशियन गेट 3 में अगर उसको जॉब मिल जाता है तो जॉब मिलने के बाद उसको फील्ड में जाने के बाद क्या करना पड़ता है। जैसे कि हम जॉब करते हैं, ITI करने के टाइम हम वर्कशॉप में जॉब करते हैं, लेकिन रेलवे का जो फील्ड है ना, वो बहुत सारा एक्सपेंडेड फील्ड है। उधर में बहुत सारा इक्विपमेंट आपको दिखने मिलेगा, बहुत अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट आपको दिखने को मिलेगा। तो वही इंस्ट्रूमेंट लेके काम करना एक ख्वाब जैसा है। तो उस ख्वाब को कैसे देखते हैं शुभाशीष, उसके मुख से आप जान लो। देखो, पहले तो बहुत सारा ट्रेड होता है, तो ट्रेड वाइज सबके जॉब फील्ड्स अलग अलग है, सब अलग अलग काम करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड्स। तो एक शॉप में बहुत सारा छोटा छोटा शॉप होता है। जैसे कि मानो कच्चापड़ा वर्कशॉप है, उसके अंदर 1 से 30 तक नंबर है, तो 30 शॉप है। वो सारे शॉप में अलग अलग काम होता है। तो उस सारे शॉप में अलग अलग एम्प्लॉई है, अलग अलग ट्रेड के एम्प्लॉई है जो लोग वो काम कर रहे हैं। कि किसी का काम वेल्डिंग है, किसी का कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आपको कौन सा ट्रेड मिल रहा है, इसके ऊपर बेस करके आपका काम जॉब प्रोफाइल बनता है। तो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी के बारे में हमारा अंदर एक उलझन होता है कि नौकरी तो मिल जाएगा, नौकरी के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए कैसा ऑफर किया जाएगा सैलरी रेलवे के तरफ से। तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। सैलरी के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे सौमित्र। मैं 2020 साल में ज्वाइनिंग किया था। उस टाइम मेरा जो बेसिक था 19,900 रुपया और DA थोड़ा उस टाइम था लगभग 27%, 27%। अभी 50% हो गया। अभी मान के चलो जो आदमी 2024 में ज्वाइनिंग करेगा उनका सैलरी लगभग HRA TA सब मिल के लगभग 35 से 40 हज़ार तक हो जाएगा। ऐसा वेरी क्यों करते हैं, XYZ जो सिटी वाइज HRA अलग अलग रहता है। जो एक सिटी में जो काम करेगा उसका HRA 30%, बेसिक का 30% मिलेगा, और Y सिटी में 20% और Z सिटी में 10%। इसलिए हम बोल रहे हैं 35 से 40,000 मिलेगा। उसके साथ मैं एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा कि अभी 2024 है, तो ये जो DA स्ट्रक्चर है ये भी रिवाइज्ड होगा। मान लो कोई भी स्टूडेंट्स आए नवंबर दिसंबर में, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसको ज्वाइनिंग होने के लिए लगभग 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल होने के बाद ये जो DA स्ट्रक्चर है ये रिवाइज्ड होगा, DA इंक्रीज़ होगा। तो उससे भी ज़्यादा सौमित्र जिन्होंने जो बोला है, जो स्ट्रक्चर बोला है, उससे भी ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही सीरियसली एंड बहुत ही ईमानदारी से इस रिक्रूटमेंट को आपको क्रैक करने के लिए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होगा, कैसे प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन लेता था उनका टाइम, तो उसके बारे में प्रकाश हमारे साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेगा। देखिए, पहला बात यह है कि एग्ज़ाम जो है वो देना है अपना पूरा जो टू द पॉइंट आंसर करना है। कोई गलत
क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। जितना आपके अंदर है उसी में आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम लोग गलती करते हैं ऐसे कि मेरा जो दोस्त लोग है वो 70-80 आंसर किया है। ऐसा कुछ बात नहीं कि 70 करने के बाद हमको नौकरी मिलेगा। आपको 40 आंसर करोगे तो भी आपको नौकरी मिल सकता है। क्योंकि जो करो सही आंसर, जो करो सही करो। ऐसा नहीं कि वो 70 किया है तो हम हाइप में कान मत दो। हाँ एकदम वो मेरा फ्रेंड्स 80 किया है, हम अगर 80 नहीं किया गया तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसे का कोई बात नहीं है। कोई बात कुछ नहीं है। हाइप में मत जाओ, प्रीवियस ईयर कैसा है उसको भूल जाओ। तुम्हारा जो अभी प्रिपरेशन लेवल है उसके बेसिस तुम एग्जामिनेशन में आंसर करो। एकदम एकदम यही सही बात है। और हम बोलेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में जाके नर्वस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना घर पे या फिर कोचिंग सेंटर में जैसे एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम सेम टू सेम वैसे ही होता है। नर्वस मत होइए, एकदम नॉर्मल रख के एग्ज़ाम दीजिए। जितना आपको हो सके उतना ही आंसर कीजिए, ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं। सबको मिलेगा, जो सही रहेगा उसको जल्दी मिलेगा, ठीक है। लुकास एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तुम तो तुम्हारा जो रेक्टिफिकेशन कहाँ पर करना है, कहाँ पर प्रिपरेशन आपको घट रहा है, तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। एंड इसके साथ एक पॉइंट मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखिए अभी एग्जामिनेशन जो है CBT मोड में होता है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है, हमारा कोचिंग में भी है ऐसा स्टूडेंट्स है, उसको कंप्यूटर के लेके एक तकलीफ होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि कंप्यूटर से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। हमको लगता है ये तीनों ने मेरा ऐसा सहमत होगा कि कंप्यूटर से टेस्ट देना एक अच्छा बात होगा। क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें हमको कंप्यूटर में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो उसको एक कंप्यूटर से एक फ्रेंडली बिहेवियर हमको क्रिएट करना चाहिएगा कि जैसे कंप्यूटर का देख के हमारे अंदर कोई टेंशन कोई कुछ वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर टेंशन आ जाएगा तो एग्जामिनेशन में दिक्कत हो सकता है। एंड उसके साथ ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड उसके साथ प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी, उसके बारे में शुभाशीष के पास मैं चाहूँगा, शुभाशीष कुछ बोलेगा। तो आपको कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है, अभी आप जब पढ़ रहे हो तो अभी तो प्रकाश जैसे बताया कि मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट तो देना चाहिए ऑब्वियसली। इसके साथ हम जब कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहता है, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तो गलत होगा। तो बाकी ऑप्शन वो क्वेश्चन का बाकी ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है उसका भी बैकग्राउंड क्या है उसको जानना जरूरी है। हाँ एग्जैक्टली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके साथ देखिए उसके साथ मैं एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई ऐसे आप पढ़ाई करते हैं कि मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोई कनेक्शन है, ऐसे करके आप कनेक्शन उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन इकट्ठा करके नोट बना के आप प्रिपेयर करते तो आप क्विक रिविजन करना भी आपको लिए अच्छा होगा। ऐसे करके तीनों ने प्रिपरेशन लेते था जब कोचिंग में था। एंड आप उसको मेमोराइज करना आज के लिए सही हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिंक बनाओ, उसको नोट एक नोट बनाओ, नोट को रिवीजन करो एंड रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ क्वेश्चन के साथ कैसा लिंक होता है, उस लिंक को जान के प्रिपरेशन लो आपके लिए। और एक बात हम बताएंगे जैसे मान के चलिए आज जो आंसर कर रहे हैं, इस आंसर को मतलब इस क्वेश्चन को और कितना तरीके से बना सकते थे। जैसे हम लोग पढ़ते किताब में जैसा दिया है वैसे वो रट्टा मार के आते हैं, ऐसा नहीं। जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, वो क्वेश्चन दूसरा घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये क्वेश्चन दूसरा कितना तरीके से आ सकता है, इसका आंसर कितना तरीके से एक ही आंसर हो सकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जिस क्वेश्चन लेके मैं सौमित्र के पास जाऊंगा वो क्या है। एग्ज़ाम तो हम डिफरेंट बोर्ड से देते हैं, एग्जामिनेशन पाने के टाइम हम बोर्ड का विचार नहीं करते, लेकिन एग्जाम जब हमारा नौकरी मिल जाता है तो अब ट्रांसफ़र कब होगा उसके बारे में हमारा उलझन शुरू हो जाता है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसे है एंड इस जॉब से आपको कैसे प्रमोशन, क्या तक प्रमोशन आपको मिलने वाला है, उसके बारे में डिटेल बोलेंगे सौमित्र। रेलवे ऐसे जॉब है, इसका ट्रांसफ़र बहुत अच्छा है। ट्रांसफ़र जो रूल्स है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जमालपुर वर्षा में 2020 साल में ज्वाइनिंग किया और मेरा जो पोस्टिंग हुआ 6 महीना मेरा ट्रेनिंग था। 6 महीना के बाद
उधर से हम कहीं भी जा सकता है, इंडियन रेलवे कहीं भी जा सकता है। इसलिए मेरा घर कोलकाता में है, इसलिए हम कोलकाता आ गया। तो आप मान के चलिए, हाँ आप मान के मेरा 1 रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र था। और म्यूचुअल आप 3 महीना का बाद, पोस्टिंग होने के 3 महीना का बाद आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए आप साउथ ईस्टर्न में ज्वाइनिंग किया, आप साउथ ईस्टर्न में कोलकाता में ज्वाइनिंग किया, आप जाइएगा रांची व कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रमोशन का जो बात है, हम 2020 साल में ज्वाइनिंग किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो हम जमालपुर में 2 साल अंदर हम टेक 2 बन गया था। टेक 2 से टेक 1 बनने के लिए और 2 साल रहना पड़ेगा। 2 साल के बाद फिर सीनियर टेक आप बन जाइएगा। मान के चले टेक 3, टेक 2, टेक 1 और MCM का मतलब सीनियर टेक अब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रमोशन होता है। और ट्रांसफर लेके प्रकाश कुछ बोलना चाहेंगे उसको ऐड कर रहा है। ट्रांसफ़र जो है 2 तरीके से होता है रेल में, एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र और एक है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है वो आप अपना डिवीज़न के अंदर ही जाना है तो आप मतलब प्रोविज़न पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आ सकते हैं, लेकिन दूसरा डिवीज़न में जाना है तो उसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या है, आप जो जिस ट्रेड में हो उस ट्रेड का दूसरा आदमी आप जहाँ जाना चाह रहे हो उधर से आने के लिए जो राज़ी होगा, दोनों का फॉर्म भरना पड़ता है, दोनों डिवीज़न में जाता है, वहाँ से वेरीफाई होके दोनों को दोनों जगह भेज सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, कुछ प्रोसेस है, जैसे है उसके अंदर ट्रेड का जो प्रॉब्लम होता है, जो डिवीज़न है वो अपना रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से ही ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे नहीं कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है इधर से, मेरा जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में वो कैटेगरी वाइज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और जैसे मेरा कम्युनिटी था SC और उसका था जनरल, इसको लेकर वो डिवीज़न में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, वो लोग अपने से सॉल्यूशन कर लेता है, ठीक है। और मेन बात है जो ट्रांसफ़र जो है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको आपका प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो प्रान नंबर बनता है उसके बाद करने से सही होता है, क्योंकि फिर बाद में फिर आपको अपना पुराना जो डिवीज़न में उसमें जाके उसको मतलब ठीक करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही घर आने के लिए उतावला मत हो, सब सही से जो जानकारी है सब इकट्ठा करके आपका जो म्यूचुअल पार्टनर है उससे सब सही से जान लेके उसके बाद ही म्यूचुअल फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी इस जो वीडियो का अंतिम चरण में आ गया है, तो अभी इस तीनों के पास से उसका जो एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुका है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन सेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है आरआरबी ने। तो एग्जामिनेशन से पहले लास्ट मिनट सजेशन बोलो और टिप्स बोलो, इस तीनों के पास मैं जाऊँगा कि क्या टिप्स देना चाहिए जो अभी इस ईयर का स्टूडेंट्स है उसको। पहला प्रकाश। पहला बात हम बताना चाहेंगे कि जो आपका स्टडी मटेरियल्स है पुराना जो है वही आप लोग रिवाइज़ कीजिए, नया कुछ इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि अभी नया चीज़ सीखने जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पुराना वाला छूट जाएगा, हाँ छूट जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दीजिए। और एक बात जो है, लोग करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन करंट अफेयर्स से ज़्यादा हम बोलेंगे मैथ और रीजनिंग के पास ज़्यादा टाइम दीजिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। हाँ, उसके साथ साइंस भी, साइंस का एक क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा आएगा। और यही बताना चाहेंगे कि ऐसे नहीं कि पूरा करंट अफेयर्स छोड़ दो, जितना आपके गैदरिंग है उतना ही रखिए, और सबसे ज़्यादा जो है मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आपका जो जीके नॉलेज है उसको रिवीजन में रखिए, नया कुछ ऐड मत कीजिए। और दूसरा बात जो है मैथ का, और एक बात बताएंगे, मैथ का जो नया सिलेबस है उसको अभी ऐड मत कीजिए, क्योंकि अभी नया मैथ सीखने जाओगे तो पुराना वाला छूट जाएगा। तो ऐसे ही यही बताएंगे कि जो आपके अंदर अभी है उसी को रिवीजन दीजिए, उसी को 100% करने का कोशिश कीजिएगा। नया चीज़ सीखने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस एग्ज़ाम तो अभी नवंबर दिसंबर में आ गया, इस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको 2-3 महीना कि 4 महीना आपको मिलेगा, तो नया सब्जेक्ट के लिए तब आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा।
ठीक है दादा। उसके बाद सौमित्र के पास जाऊँगा। 2024 में जो जो आदमी एग्ज़ाम देने के लिए बैठिएगा उनके लिए हम एक ही बात बोलेंगे, एग्ज़ाम हॉल में नर्वस मत होइए। नर्वस होने से क्या होते है, एग्ज़ाम जो आपका ध्यान में जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी छूट जाते हैं। एकदम सही बात। इसलिए हम बोलते हैं नर्वस मत होइए। देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहते हैं ना, जेहेतु अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते, आज जो शिफ्ट हुआ उसका एग्ज़ाम थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन कल जो एग्ज़ाम हो थोड़ा हार्ड हो सकता है। हार्ड क्वेश्चन में क्या होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चन देख के नर्वस फील करते हैं। तो हम एक ही बात बोलना चाहते हो, हार्ड क्वेश्चन देख के नर्वस मत होइए। आप जो आपका क्वेश्चन उसको फेस करो, जो हाँ, क्वेश्चन है सौमित्र, हाँ, जो आपका क्वेश्चन के फेस करो, नर्वस मत हो कि मेरा जो दोस्त है कल उसको ज़्यादा मिल गया, हमको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मत रखो एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन के आपको क्वेश्चन को फेस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को। एम आई राइट सौमित्र? राइट। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को फेस करो, एग्जामिनेशन हॉल को फेस करो, उसको सिचुएशन को हैंडल करो। ऐसा मत आने दो कि 80 नहीं मिलेगा तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा। उसके बाद सुभाषिश के पास में जाऊँगा। तो जब हम लोग CBT दे रहे हैं तो उधर तो एक माइंड में ऐसा चलता है कि कट ऑफ कितना होगा, ऐसा होगा। तो कट ऑफ के बारे में आप लोग नहीं सोचो, ये एक गुड सजेशन है, याद रखना। कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप जब लोग एग्ज़ाम दे रहे हो तो मान लो 50 क्वेश्चन आपने आंसर किया है, 50 राइट आंसर किया है, आपको 50 नंबर मिलेगा ऐसा कोई ठीक नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जो ये तो क्या है, नॉर्मलाइज होता है। तो जितना हो सके उतना अटेंड करो, ठीक है। कोशिश करो राइट अटेंड कर लेके, नहीं हाँ ज़्यादा राइट कर लेंगे। जिसमें कन्फ्यूजन है वो थोड़ा कम अटेंड करो, ठीक है। और बाकी सबके लिए शुभकामनाएं जो लोग इधर 2024 में एग्ज़ाम देंगे। इसके साथ मैं एक पॉइंट और आपको मेरा टिप्स जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि आपका जो कट ऑफ का जो ट्रेंडिंग है, आपका जो डिफरेंट यूट्यूब चैनल में बोल रहा है कि कट ऑफ ऐसा होना चाहिए, कट ऑफ ऐसा होना चाहिए, मैं आपके पास एक ही रिकमेंडेशन रखूँगा। क्या है, आपको जो कट ऑफ सेट करना है वो जनरल के बेसिस में आप कट ऑफ सेट कीजिए, ठीक है। आपका अगर जनरल कट ऑफ अगर छूट जाएगा तो आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी आपको रोक लेगा, एग्जामिनेशन में आपको रख देगा। लेकिन आप अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं तो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर छूट जाएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड एग्जामिनेशन हॉल में जो सौमित्र एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाओगे कट ऑफ के बारे में कोई ख्वाब मत रखो। ऐसा हो सकता है डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, कोई भी शिफ्ट में हार्ड होगा, कोई भी शिफ्ट में सॉफ्ट होगा। तो ऐसा नहीं है हमारा दोस्त का कल ज़्यादा मिल गया है, हमको आज ज़्यादा नहीं मिल रहा है कि हमको नहीं नौकरी मिलेगा, ऐसा कुछ मत रखो। ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त का जो ज़्यादा मिल रहा है उसका नॉर्मलाइजेशन में उसका आपके नीचे जा जाएगा उसका स्कोर, आपका स्कोर हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। प्रकाश कुछ बोलना चाह रहा है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लेकर कुछ सब लोगों का ये रहता है कि क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप भूल जाइए, माथा में एक ही चीज़ रखना है कि हम लोग नेगेटिव कम करेंगे, मतलब जो करेंगे वो सही करेंगे। जितना नेगेटिव होगा आपका नॉर्मलाइजेशन उतना कम होगा, आपका नहीं गेन होगा। आपका अगर मतलब 100% सही रहेगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन इतना होगा कि आपका मतलब सोच से बाहर होगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, यही 5 नंबर की जगह आपको 20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अगर आप ये नेगेटिव मत करिएगा, ठीक है। तो सभी को शुभकामना है, जो 2024 का एक्सपीरियंस है उसको भी मेरा शुभकामना है। एंड मेरा कोचिंग का कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, इसको छोड़ के मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा आपके सामने, जिन्होंने अभी नहीं आ पा रहा है, आप डिफरेंट जोन में उसका पोस्टिंग है, इतना छुट्टी नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट्स अभी भी है जिसका इंटरव्यू लेना बाकी है, आपके पास मैं लाऊंगा उसका दूसरा भी वीडियो। अभी प्रकाश, सौमित्र एंड सुभाषिश उसका जो प्रीसियस टाइम वो वेस्ट करके जो कोचिंग में आया है फिर से, तो उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड
आपको सभी को मैं बोलूँगा अच्छा करके प्रिपरेशन लीजिए एंड रेगुलर बेसिस से वीडियो पाने के लिए SSTSC का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए एंड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लाइव क्लास जैसे चल रहा है एंड प्रीवियस क्लास जो है मेरा क्वेश्चन सीरीज़ का आपका प्लेलिस्ट के दौर में आपको मेरा चैनल में देखने को मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अच्छा करके प्रिपरेशन रखिए।